ये कहानी है सपनों को हकीकत में बदलने की। ये कहानी है भारत के भविष्य को उसकी जड़ों से जोड़ने की। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक चिंगारी है जो अगर दिल से लगी तो पूरी दुनिया रोशन कर सकती है। तो आइए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इग्नाइटेड माइंड्स के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कैसे सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, जिए जाते हैं। ये इस पुस्तक का दूसरा चैप्टर है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। अपनी बात की शुरुआत मैं महात्मा गांधी के एक प्रेरणादायक विचार से करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, इंसान अक्सर वही बनता है जैसा वो अपने बारे में सोचता है। अगर मैं ये सोचने लगूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सच में मैं कुछ भी करने लायक नहीं रहूंगा। लेकिन अगर मुझे भरोसा हो कि मैं कर सकता हूं, तो मुझमें वो योग्यता खुद ब खुद आ जाएगी, चाहे शुरू में वो मेरे पास नहीं भी थी। मैं ज्यादातर मुलाकातें छात्रों से ही क्यों करता हूं? इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए मैं अपने छात्र जीवन की ओर लौटता हूं। रामेश्वरम के एक छोटे से द्वीप से निकलकर मैंने इतनी लंबी यात्रा कैसे तय कर ली? सोचता हूं तो खुद को यकीन नहीं होता। आखिर ऐसा क्या था जो मुझे इतना आगे ले आया? क्या वो मेरी महत्वाकांक्षा थी या कुछ और? कई बातें दिमाग में आती हैं, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह यह थी कि मैंने खुद को हमेशा अपने योगदान के हिसाब से आका, न ज्यादा न कम। एक बात जो हर युवा को समझनी चाहिए, आप भी इस जीवन की अच्छी चीजों के हकदार हैं। जो भी कुछ अच्छा है, सुंदर है, पवित्र है, वो सब ईश्वर की देन है और आप उसका हिस्सा बनने के हकदार हैं। जब तक हमारे छात्रों और युवाओं को खुद पर विश्वास नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार, समझदार और जागरूक नागरिक भी नहीं बन पाएंगे। विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है, बस एक सीधी सी बात है। इन देशों के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी एक विश्वास को जिया, हमें एक मजबूत, खुशहाल देश बनाना है और उसमें अच्छा जीवन जीना है। जब उन्होंने ऐसा सोचा, तो धीरे धीरे वही उनकी सच्चाई बन गई। मैं नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोध में है, या फिर ये सोचना कि भौतिक वस्तुएं चाहना कोई गलत बात है। उदाहरण के तौर पर, मैं खुद बहुत कम चीजों में जीवन बिता रहा हूं, लेकिन मैं हर जगह समृद्धि की इज्जत करता हूं, क्योंकि समृद्धि सिर्फ आराम नहीं लाती, वो सुरक्षा लाती है, विश्वास लाती है, और यही चीजें हमारी आजादी को टिकाए रखने में मदद करती है। जरा अपने चारों ओर नजर डालिए। आप देखेंगे कि प्रकृति कोई भी काम आधे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में चले जाइए, फूलों की बहार आपका स्वागत करेगी। या फिर सिर उठाकर आसमान देखिए, ये ब्रह्मांड अनंत तक फैला हुआ है, इतना विशाल कि आपकी कल्पना भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। दरअसल जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं, वो सब ऊर्जा का ही रूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा था, हम भी ऊर्जा के अंश हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि आत्मा और पदार्थ दोनों एक ही अस्तित्व के हिस्से हैं और इनमें गहरा संबंध है, तो ये भी समझ आ जाता है कि भौतिक चीजों की इच्छा रखना न तो गलत है, न ही गैर आध्यात्मिक। फिर भी समाज हमें यही समझाता है कि ज्यादा की चाह रखना गलत है, कि कम में जीना ही सच्चा त्याग है। बिल्कुल, कम में जीना कोई बुरी बात नहीं। महात्मा गांधी ने भी सादा जीवन जिया, लेकिन उनका वो जीवन उनकी चॉइस थी, उनकी आत्मा की आवाज थी। अगर आप भी सादगी से जीते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि वो आपकी जरूरतों और आपके दिल की गहराइयों से मेल खाता है। लेकिन ध्यान रहे, किसी और की तरह बनने के लिए जबरदस्ती त्याग की मूर्ति बनना अलग बात है। अपने मन की आवाज को दबाकर सहते जाना
कोई महानता नहीं है। यही सोच मेरे युवाओं से जुड़ने के फैसले के पीछे है। मैं उनके सपनों को समझना चाहता हूं। उन्हें ये कहना चाहता हूं कि तुम्हें अच्छे जीवन का सपना देखने का पूरा हक है। ऐसा जीवन जिसमें खुशियां हो, सुविधा हो, आत्मसंतोष हो। जो कुछ भी आप करें वो आपके दिल से निकला हो, आपकी आत्मा की सच्ची अभिव्यक्ति हो। तभी आप अपने आसपास प्यार और खुशी फैला पाएंगे। और यही असली अध्यात्म है। मेरी पहली ऐसी मुलाकात त्रिपुरा के एक हाई स्कूल में हुई थी। बैठक में लगभग 500 छात्र और अध्यापक मौजूद थे। मैंने वहां भारत को एक विकसित देश बनाने की राष्ट्रीय कल्पना पर अपने विचार साझा किए। बातें खत्म होने के बाद कई सवाल आए, जिनमें से 2 सवाल खास थे। आज मैं उनमें से एक पर बात करना चाहता हूं। पहला सवाल था, हम अपना आदर्श कहां से चुने और आपको कोई आदर्श कैसे मिला? चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो, बचपन से लेकर बड़े होने तक हम लगातार अपने लिए आदर्श चुनते रहते हैं। मैंने वहां मौजूद बच्चों से कहा, जब आप बड़े हो रहे होते हैं, खासकर 15 साल की उम्र तक, तो आपके सबसे अच्छे आदर्श आपके माता पिता या आपके अध्यापक हो सकते हैं, क्योंकि वही लोग उस उम्र में आपके सबसे करीब होते हैं, आपको समझते हैं, आपको राह दिखा सकते हैं। मैंने वहां मौजूद अध्यापकों और अभिभावकों से कहा, उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हर बच्चे का संपूर्ण विकास, जो सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित हो, मूल रूप से इन्हीं लोगों के माध्यम से होता है। मेरे खुद के जीवन में जब मैं बड़ा हो रहा था, मैंने अपने माता पिता को रोज 5 बार नमाज अदा करते देखा। उनकी आमदनी सीमित थी, लेकिन फिर भी वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद किया करते थे। मेरे अध्यापक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर ने ही मेरे पिता को यह समझाया था कि पैसे की कमी के बावजूद मुझे स्कूल भेजना जरूरी है। हर अभिभावक को यह समझना चाहिए कि उनका सबसे बड़ा काम अपने बच्चों को नेक, ज्ञानवान और मेहनती इंसान बनाना है। और एक अध्यापक, वो तो बच्चों की सीखने की दुनिया का दरवाजा होता है। उसे बच्चों में रचनात्मकता जगाने वाला आदर्श बनना होगा। मेरे ख्याल में ये तीनों, माता पिता, अध्यापक और छात्र, मिलकर एक ऐसा त्रिकोण बनाते हैं जो एक आदर्श समाज की नींव रखता है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर माता पिता और शिक्षक ईमानदारी से युवाओं के भविष्य को संवारने में लग जाएं, तो भारत को एक नया जीवन मिल सकता है। जैसा कि कहा गया है, अभिभावकों के पीछे स्कूल खड़ा होता है और अध्यापक के पीछे खड़ा होता है घर। शिक्षा और शिक्षक छात्र के रिश्ते को कोई व्यापार नहीं समझना चाहिए। हमें इसे राष्ट्र के भविष्य से जोड़कर देखना होगा। अच्छी शिक्षा ही वो जमीन है जहां हमारे युवा आत्मसम्मान और गरिमा के साथ खड़े हो सकते हैं। और ये वो गुण हैं जो किसी कानून से नहीं बनते, इन्हें तो हमें खुद अपने भीतर से पैदा करना होगा। बच्चों को मेरा जवाब पसंद आया, लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या माता पिता और अध्यापकों ने भी उससे कोई संदेश लिया या नहीं। एक बार एक लड़की ने गंभीरता से मुझसे पूछा, हर रोज हम अखबारों में आतंकवादियों के बारे में पढ़ते हैं या माँ बाप को इस पर बात करते हुए सुनते हैं। ये लोग होते कौन हैं? क्या ये हमारे ही देश के लोग हैं? उसका सवाल मेरे दिल को छू गया। सच कहूं तो मैं खुद भी इसका जवाब तलाश रहा था। हाँ, वे हमारे अपने ही लोग होते हैं। कभी कभी राजनीति या आर्थिक तंगी उन्हें इस रास्ते पर ले जाती है, या फिर वे ऐसे कट्टरपंथी बन जाते हैं जिन्हें हमारे दुश्मन देश भड़काते हैं ताकि हमारे देश में आतंक फैलाया जा सके, लोगों का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो जाए। मैंने चारों तरफ देखा, श्रोताओं की ओर, अध्यापकों की ओर और यहां तक कि जवाब के लिए ऊपर आसमान की ओर भी। फिर मैंने कहा, बच्चों,
इस सवाल ने मुझे हमारे महाकाव्यों की याद दिला दी, रामायण और महाभारत की। रामायण में एक तरफ दिव्य राम थे और दूसरी तरफ राक्षस रावण। उनके बीच एक लंबा युद्ध हुआ जिसमें अंत में राम की जीत हुई। महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध था, जहां धर्म और अधर्म आमने सामने थे और जीत हमेशा की तरह धर्म की ही हुई। इतिहास गवाह है, युद्ध बहुत होते हैं, लेकिन अंत में जीत शांति और अच्छाई की ही होती है। हमने भी अपने समय में दूसरे महायुद्ध जैसे बड़े संघर्ष देखे हैं, जहां अच्छाई और बुराई की भिड़ंत हुई थी। मेरा मानना है कि अच्छाई और बुराई दोनों हमेशा बनी रहेंगी। ईश्वर कुछ हद तक दोनों की मदद करता है, लेकिन सवाल यह नहीं कि बुराई है या नहीं। सवाल यह है कि हम उसे कैसे कम करें। मानव इतिहास में यही सवाल सबसे बड़ा रहा है। कैसे आध्यात्मिक विकास से हम बुराई को कम कर सकते हैं। एक और अवसर पर मैं तमिलनाडु के दिंडीगुल में सेंट मेरीज स्कूल की 75वीं वर्षगांठ पर गया। वहां बहुत से बच्चे मुझसे मिलना चाहते थे और उनमें से 2 तो तुरंत मुझसे सवाल पूछने को तैयार थे। एक बच्चे ने पूछा, मैंने आपकी किताब अग्नि सिरागुगल, अग्नि की उड़ान पढ़ी है। आप हमेशा सपने देखने की बात करते हैं, ऐसा क्यों? मैं मुस्कराया और बच्चों से कहा, आओ मेरे साथ दोहराओ, स्वप्न, स्वप्न और स्वप्न। क्योंकि सपने ही विचार बनते हैं और विचार ही कर्म बनते हैं। अगर सपने नहीं होंगे तो क्रांतिकारी विचार कहां से आएंगे और बिना विचार के कोई बड़ा काम कैसे होगा। मैंने कहा, इसलिए माँ बाप और अध्यापकों को चाहिए कि वो बच्चों को सपने देखने की पूरी इजाजत दे। सपनों पर ही सफलता टिकी होती है। हाँ, रास्ते में कुछ रुकावटें आ सकती है, थोड़ी देर भी लग सकती है, लेकिन जो सपना सच्चे दिल से देखा जाए वो एक दिन जरूर सच होता है। पहला वैज्ञानिक कौन था? एक लड़के ने मुझसे मुस्कुराते हुए पूछा, दुनिया का पहला वैज्ञानिक कौन रहा होगा? सवाल छोटा था पर बहुत गहरा। मैं थोड़ी देर सोच में पड़ गया और फिर मेरे मन में एक ख्याल आया, विज्ञान तो सवालों पर ही टिका होता है, जिज्ञासा ही उसकी शुरुआत है। बच्चे हर समय सवाल पूछते हैं, उनकी आंखों में जिज्ञासा होती है, दिल में उत्साह और दिमाग में कल्पनाएं। और यही सवालों की आदत, यही जिज्ञासा एक वैज्ञानिक की पहचान होती है। तो मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दुनिया का पहला वैज्ञानिक एक बच्चा ही रहा होगा। यह सुनते ही हॉल तालियों से गूंज उठा। बच्चों को यह जवाब बहुत पसंद आया, क्योंकि ये उन्हें उनके ही भीतर की ताकत दिखा रहा था। अभिभावकों और अध्यापकों के चेहरे भी मुस्कान से खिल उठे। असम यात्रा के दौरान मैं तेजपुर गया। वहां तेजपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया और मुझे डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी गई। दीक्षांत समारोह के बाद मैंने कुछ समय स्कूली बच्चों से मिलने के लिए निकाला। मेरे भाषण का विषय था अदम्य आत्मा, यानी वो आत्मा जो हार नहीं मानती। भाषण खत्म होते ही बच्चों ने मुझे घेर लिया, कई ऑटोग्राफ के लिए तो कुछ अपने सवालों के साथ। ब्रह्मपुत्र और बाढ़ वाला सवाल उनमें से एक सवाल ऐसा था जिसने मुझे चुप कर दिया। एक बच्चे ने पूछा, सर, ब्रह्मपुत्र नदी में हर साल बाढ़ आती है, तो उस पानी को राजस्थान और तमिलनाडु जैसे सूखे राज्यों को क्यों नहीं भेजा जाता? क्या गजब का सवाल था। सिर्फ एक बच्चा ही इतनी सीधी और सच्ची बात सोच सकता है। बड़े लोग तो पहले ही सोच लेते हैं कि यह मुमकिन नहीं है। मैं खुद हैरान था और मुझे पूरा यकीन था, यह सवाल अगर प्रधानमंत्री से भी पूछा जाए तो शायद उनके पास भी इसका सीधा जवाब न हो। जवाब देना आसान नहीं था।
मैंने बच्चे को बहुत आसान भाषा में समझाया, बेटा, नदियां राज्यों का विषय है और हमारे राज्य अक्सर आपस में पानी को लेकर बहस और विवाद करते रहते हैं। ब्रह्मपुत्र का जो पानी हमें समृद्ध बना सकता है, वो आज समुद्र में बहकर बर्बाद हो रहा है और हर साल बाढ़ लाता है। लेकिन फिर उम्मीद की बात की। मैंने मुस्कुराकर कहा, इंडिया विजन 2020 में युवाओं से उम्मीद की गई है कि वे राज्यों की नदियों को जोड़ने का एक महान अभियान शुरू करें। मेरी खुद की गहरी मान्यता है, हमारे युवाओं की सबसे बड़ी ताकत है उनकी कल्पनाशील सोच। उनका खुला दिमाग ही सरकारी कामों की उलझनों और राजनीतिक स्वार्थों को पार कर सकता है। अगर हमारे युवा चाहें तो वे देश की नदियों को जोड़ने जैसा बड़ा काम भी कर सकते हैं। राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय बना सकते हैं और देश में एकता और समृद्धि का नया युग ला सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है वो दिन जरूर आएगा। हमसे कोई नेता बात क्यों नहीं करता? एक और छात्र ने मुझसे ऐसा सवाल किया जिसका जवाब मेरे पास उस वक्त तुरंत नहीं था। उसने सीधा सा लेकिन गहरा सवाल पूछा, सर, बड़े नेता हमसे बात क्यों नहीं करते? हम अक्सर टीवी पर देखते हैं कि प्रधानमंत्री चेन्नई, लखनऊ और दूसरी जगहों पर जाते हैं, लेकिन वे कभी यहां क्यों नहीं आते? हम चाहते हैं कि वो आए ताकि हम उनसे सीधे बात कर सकें। मैं उस छात्र की बात सुनकर चुप हो गया। उसकी आंखों में उम्मीद थी, सवाल नहीं, संवाद की एक सच्ची चाहत थी। उसकी ये मासूम पर सच्ची भावना देखकर मैं खुद को प्रभावित हुए बिना नहीं रोक सका। मैंने मुस्कुराकर कहा, जब मैं दिल्ली लौटूंगा तो तुम्हारी इस इच्छा की बात नेताओं से जरूर करूंगा और मुझे भरोसा है तुम्हारा सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। जब मैंने प्रधानमंत्री से बात की, बाद में मैंने इस घटना का जिक्र प्रधानमंत्री से किया। उन्होंने सिर हिलाकर सहमति जताई और थोड़ी उदासी के साथ कहा, अब बच्चे मुझसे बात नहीं कर पाते। शायद सुरक्षा घेरा ही इस दूरी की वजह बन गया है। नेताओं से मेरी एक अपील, मैं देश के हर नेता से कहना चाहूंगा, बच्चों से बात कीजिए, क्योंकि उनका सपना ही इस देश का भविष्य है। बच्चों के जीवन में मकसद जगाइए, उनसे मिलिए, बात कीजिए, क्योंकि यही मेलजोल देश का कल बदल सकता है। झारखंड की यात्रा और बच्चों की रचनात्मकता। झारखंड राज्य के गठन के बाद मैं कई बार वहां गया। हर बार वहां की अपार प्राकृतिक संपदा देखकर मैं हैरान रह गया। इतने संसाधन होने के बावजूद उनका सही उपयोग नहीं हो रहा। अगर किया जाए तो राज्य की अर्थव्यवस्था कई गुना बेहतर हो सकती है। बोकारो स्थित श्री रामकृष्ण हाई स्कूल में मैंने लगभग 3000 स्कूली बच्चों को संबोधित किया। बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स, खिलौनों और हाथ के बने सामान को देखकर मुझे उनकी रचनात्मकता का अद्भुत नमूना देखने को मिला। बातचीत के दौरान एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर, झारखंड में चारों तरफ हरियाली है, जंगल, झरने, पहाड़ियां है, लेकिन राजस्थान में सिर्फ रेगिस्तान क्यों है? और मुझे असम की एक और बात याद आई। उस सवाल को सुनते ही मुझे असम की यात्रा का एक सवाल याद आ गया। ब्रह्मपुत्र का पानी तमिलनाडु और राजस्थान क्यों नहीं भेजा जा सकता? मैंने झारखंड के छात्र को जवाब दिया, तुम जानते हो, आज से 20 साल पहले राजस्थान में इस हद तक खेती संभव नहीं थी, लेकिन इंदिरा गांधी नहर बनने के बाद वहां कई इलाकों में खेती शुरू हुई। फिर मैंने वही बात दोहराई जो असम के बच्चों से भी कही थी, भारत का सबसे बड़ा अभियान होना चाहिए देश की नदियों को आपस में जोड़ने का, ताकि पानी की कमी से जूझते राज्यों को भी राहत मिल सके। मैंने बच्चों से कहा, इसके लिए दूरदृष्टि चाहिए। हो सकता है जब तुम बड़े हो जाओ तो इस राष्ट्र के निर्माण में
तुम खुद योगदान दो। शायद नदियों को जोड़ने वाले उन सपनों को साकार करने वालों में तुम भी शामिल हो। एक दिन एक बच्चा मेरे पास आया। उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी और आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। उसने पूछा, सर, क्या आपकी अग्नि मिसाइल 7 समुद्र पार करके अमेरिका तक जा सकती है? मैं उसके सवाल पर पहले थोड़ी देर के लिए चुप रह गया। फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हमारे लिए दुनिया का कोई भी देश दुश्मन नहीं है कि हम उस पर अग्नि से हमला करें। खासकर अमेरिका तो हमारा मित्र है। अग्नि एक मिसाइल ही नहीं, बल्कि हमारे आत्मविश्वास और ताकत का प्रतीक है। यह दिखाता है कि भारत भी किसी से कम नहीं है। हमारे पास भी उन्नत टेक्नोलॉजी और जबरदस्त क्षमताएं हैं। मेरी एक यात्रा कटक की थी। वहां मैं स्वर्गीय न्यायाधीश हरिहर महापात्र जी की जयंती पर आयोजित समारोह में शामिल होने गया था। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जी के निमंत्रण पर। मैं ये जानकर बहुत प्रभावित हुआ कि देश की आजादी की पहली राष्ट्रीय कल्पना ने हरिहर महापात्र जी जैसे एक महान व्यक्ति को जन्म दिया। वे 92 वर्ष तक जीवित रहे और कटक नेत्र अस्पताल और उत्कल विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने गरीबी हटाने के लिए कई सालों तक निस्वार्थ काम किया। इस मौके पर उड़िया भाषा में प्रकाशित मेरी जीवनी भी बांटी गई। मेरे भाषण के बाद बहुत से युवा मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझे घेर लिया और ढेर सारे सवाल पूछने लगे। सबसे पहला सवाल था, सर, आपकी पसंदीदा किताबें कौन सी हैं, जिन्होंने आपकी सोच को आकार दिया? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, 4 किताबें हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं उन्हें बार बार पढ़ना पसंद करता हूं। पहली किताब मैन दी अननोन। ये किताब नोबेल विजेता डॉक्टर एलेक्सिस कैरल ने लिखी है। इसमें बताया गया है कि किसी बीमारी का इलाज करते समय केवल शरीर ही नहीं, मस्तिष्क का भी इलाज जरूरी होता है, क्योंकि शरीर और मन दोनों एक दूसरे से गहरे जुड़े होते हैं। मैं खासतौर पर उन बच्चों को ये किताब पढ़ने की सलाह देता हूं जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। वे समझ पाएंगे कि मानव शरीर सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील और जटिल प्रणाली है। दूसरी किताब तिरुक्कुरल। ये किताब प्राचीन तमिल संत तिरुवल्लुवर की है। इसमें जीवन जीने के गहरे और सुंदर नियम है। ये एक मूल्य आधारित जीवन की राह दिखाती है और मुझे इससे बहुत प्रेरणा मिलती है। तीसरी किताब लाइट्स फ्रॉम मैनी लैम्प्स। इस किताब को लिलियन आइशलर वाटसन ने लिखा है। ये बताती है कि हमें जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। पिछले 50 सालों से ये किताब मेरा मार्गदर्शन करती आ रही है। हर बार पढ़ता हूं तो कुछ नया सीखने को मिलता है। और चौथी, पवित्र कुरान। मेरे जीवन की साथी, मेरी आध्यात्मिक शक्ति कुरान। ये न सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि हर दिन जीने की राह दिखाने वाली एक आत्मिक पुस्तक है। मैं गुजरात के आनंद जिले में स्कूली बच्चों को संबोधित कर रहा था। तभी एक चंचल लेकिन तेज दिमाग वाले बच्चे ने अचानक सवाल किया, हमारा दुश्मन कौन है? सवाल मेरे मन को छू गया। मैंने तुरंत अन्य बच्चों से कहा, तुम लोग बताओ, तुम्हारे हिसाब से हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कई हाथ उठे। फिर एक नन्ही बच्ची ने जवाब दिया, गरीबी। मैं मुस्कुरा उठा। वही बच्ची जिसका जिक्र मैंने अपनी किताब के समर्पण में किया है। उसकी बात में गजब की समझदारी थी। एक और बच्चा मेरे पास आया, आंखों में उलझन और आवाज में हल्का डर। उसने पूछा, क्या पाकिस्तान के हथियार भारत से ज्यादा ताकतवर हैं? मैंने उसका चेहरा गौर से देखा। फिर धीरे से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? उसने जवाब दिया, मैंने टीवी और अखबारों में ऐसी बातें देखी और सुनी हैं। मैंने समझाया,
हमारे देश की एक खास आदत है, हम अपनी ताकत को खुद ही कम आंकते हैं। शायद ये सोच हमारे पूर्वजों से विरासत में आई हो, लेकिन सच ये है कि भारत आज उन चुनिंदा देशों में है जो मिसाइल और परमाणु हथियार खुद बना सकता है। दुनिया में सिर्फ 4-5 देश ही ऐसा कर पाते हैं। इसलिए बेटा, अपने मन से ये शक निकाल दो। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। अब तक मैं करीब 50,000 बच्चों से मिल चुका हूं। उन्होंने मुझसे सैकड़ों सवाल पूछे हैं, मासूम, दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाले। उनमें से 11 सवाल मैंने चुने हैं जो इस किताब में है। हर सवाल के पीछे एक सपना है, एक देशभक्त दिल है, एक ऐसी सोच है जो एक मजबूत और समृद्ध भारत देखना चाहता है। इन बच्चों से मिलकर मुझे ये साफ समझ आया कि उनके लिए जिंदगी में आदर्श होना बेहद जरूरी है। चाहे वो आदर्श विज्ञान का हो, खेल का हो, उद्योग का हो, मनोरंजन का हो या देशभक्ति का हो। अब सवाल यह है, क्या हम अपने बच्चों को कोई आदर्श दे सकते हैं और कैसे? नई सहस्राब्दी की सुबह और एक महान खोज, 21वीं सदी की शुरुआत एक चौंकाने वाली और शानदार खबर के साथ हुई। मानव जीनोम की गुत्थी सुलझा ली गई है। हमें अब पता चल चुका है कि आज के इंसान के शरीर में जो 30,000 जीन्स हैं, वे लगभग वही हैं जो हमारे पाषाण युग के पूर्वजों के थे। इतनी सदियां बीत गई, फिर भी कुछ चीजें वैसी की वैसी रही। लेकिन इन जीन्स ने हमें एक अनमोल गुण दिया, उपलब्धियों की भूख। हमारी सबसे बड़ी ताकत कहा जाता है कि जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है, सांस लेनी होती है, वैसे ही इंसान को कुछ कर दिखाने की जरूरत भी होती है। प्रकृति ने ये चाह हमारे अंदर भर दी है। इतिहास गवाह है, इंसान ने जब भी कुछ बड़ा किया है, उसके पीछे यही भूख रही है, नई चीजें सीखने की, बेहतर बनने की और आगे बढ़ने की। हम अक्सर इसे भूल जाते हैं, मगर यही हमारी सबसे असली ताकत है। मैंने पिछले 30 सालों में देखा है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई की सोच किस तरह विज्ञान और तकनीक की अनगिनत उपलब्धियों में बदलती गई है। उनकी तरह ही जब हम कोई सपना देखते हैं और उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे आदर्श ही हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। विक्रम साराभाई की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी दूरदृष्टि। लोगों ने न सिर्फ उनकी सोच को अपनाया, बल्कि उनके जाने के बाद भी उस सोच को हकीकत में बदल कर दिखाया। हम सभी के पास कोई न कोई आदर्श होता है, चाहे वो कोई खिलाड़ी हो, शिक्षक हो, वैज्ञानिक हो या उद्यमी हो। कुछ समय पहले मेरी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हुई जो सच में एक आदर्श है, लता मंगेशकर। वे अपने पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की याद में आयोजित एक समारोह की अध्यक्षता कर रही थी। भारत रत्न से सम्मानित लता दीदी ने मुझसे कहा कि मैं पुणे में बने 450 बिस्तरों वाले दीनानाथ अस्पताल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करूं। मैंने पूरे अस्पताल का दौरा किया और जाना कि वहां करीब 30% मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाएगा। ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई। इतनी दौलत और शोहरत के बावजूद लता दीदी ने दूसरों की सेवा करना नहीं छोड़ा। वो जानती है कि दूसरों के दर्द को कम करना ही सच्चा इंसान होना है। रेडियो पर बजते उनके गाने दशकों से दिलों को सुकून देते आए हैं। लेकिन 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ, तो उनका गाया गीत ऐ मेरे वतन के लोगों ने पूरे देश की आत्मा को हिला दिया था। ऐसे गाने सिर्फ कोई कलाकार नहीं, एक सच्चे देशभक्त ही गा सकते हैं। करोड़ों दिलों को छू लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। हमारे आदर्श हमें उस राह पर टिके रहने में मदद करते हैं जो एक इंसान, एक समाज
और एक देश के रूप में हमारे लिए सही है। आदर्श हमें हमारी असली क्षमता तक ले जाते हैं। आज सूचना तकनीक, आईटी के क्षेत्र में कुछ लोगों की कामयाबी देखकर हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हम इससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। प्राचीन भारत कभी ज्ञान का महासागर था। गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा में दुनिया का नेतृत्व करता था। आज फिर से हमें उसी ज्ञानवर्धक युग की ओर लौटना होगा, सिर्फ सस्ते मजदूर बनकर नहीं, बल्कि ज्ञान की महाशक्ति बनकर। देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा पीढ़ी है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके आदर्श होते हैं उनके माता पिता और स्कूल के अध्यापक। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, वे विज्ञान, राजनीति, टेक्नोलॉजी और व्यापार की दुनिया के सच्चे नायकों को अपना आदर्श बनाते हैं। तो दोस्तों, आज की ये प्रेरणादायक यात्रा दूसरे चैप्टर के साथ यही खत्म होती है। आगे क्या होगा जानने के लिए तीसरे चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखें। अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए हों तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। धन्यवाद।